और सर कल मैंने आपको कुछ ये भेजे थे, सेक्टर के नाम और स्टॉक के नाम। तो आपने रिसर्च की उसके अंदर, आप दोनों में से किसी ने भी? हाँ शुभा, वो एफएमसीजी और हम्म। जो ये सेकंड केमिकल एंड नो नो सॉरी कंज्यूमर गुड सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम्म। नहीं, उसके अंदर इन्वेस्ट तो कर सकते हैं, लेकिन फिर मैंने कहा था स्टॉक ढूंढना है इसके अंदर से। जो 3 सेक्टर है उसके अंदर से आपको स्टॉक ढूंढना था, कोई भी दो। और जो ऊपर मैंने 3 कोई स्क्रीनशॉट भेजे। पर्टिकुलर कंपनी। हाँ, पर्टिकुलर कंपनी। मुझे लगा कौन सी सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हो। हाँ। नहीं, वो 3 सेक्टर में से आपको 2-2 कंपनी बतानी है मुझे, अच्छी निकाल के। और उसके बाद 3 स्क्रीनशॉट आपको भेजे। वो तीनों कंपनीज़ के अंदर आपको क्या लगता है, किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या सर आपने ढूँढा है इसके अंदर कुछ? हेलो सर? तो चलिए अपन एक काम करते हैं। कल जो अपन ने सीखा ना, आप ना मुझे नाम बताइए सेक्टर के और स्टॉक के। अपन देखते हैं पूरे प्रोसेस वाइज। ठीक है, अभी तक अपन ने जितना कुछ भी देखा है पूरे क्लास के अंदर, अपन वो सब एट एट द सेम टाइम उसको अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, तो आप मेरे को एक एक करके नाम बताना। ठीक है, तो पहले कंपनी के नाम बता दो। सबसे पहली कंपनी कौन सी थी? हेलो? बोला था। सर कंपनी और सेक्टर कौन कौन से थे, मुझे नाम बताना, अपन देखते हैं एनालिसिस करके। सबसे पहला, कौन सा सर शेयर? आपको मैंने स्क्रीनशॉट भेजा ना, वो वाले स्क्रीनशॉट जो भेजा था, वो शेयर्स के नाम बताना। ठीक है। अ, सबसे पहले मैंने आपको भेजा है मैजिकॉन डॉक। ठीक है मैम और सर, आप दोनों को दिखाई दे रही है स्क्रीन प्रॉपरली और आवाज आ रही है मेरी? आ रही। ओके। ओके, तो सबसे पहला जो शेयर मैंने भेजा था वो था मैजिकॉन डॉक। ठीक है, अपने को देखना है कि इस स्टॉक के अंदर अगर आपका एनालिसिस करना है, ठीक है, इन्वेस्टिंग करने के लिए, तो आप किस तरह से प्रोसेस में जाएंगे, एक एक करके एक एक चीज देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, आपको जाना है और सबसे पहले आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना है। ठीक है, तो हम पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न में चले जाते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं प्रमोटर का कितना है। तो यहाँ पे प्रमोटर का है 84%। ठीक है, जो कि 75% के ऊपर है। तो ये एक बात नोट करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी कि बड़े बड़े इन्वेस्टर, कोई कंपनी हो जाती है, कोई बड़े इन्वेस्टर हो जाते हैं अंबानी टाइप के, वो इसके अंदर आते हैं। ये वाला जो है एफ आई आई, ये यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर, ये यानी कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर। तो यहाँ पे जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो हर क्वार्टर के अंदर बढ़ रहा है, यानी कि ऊपर जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे हर हर क्वार्टर में ऊपर जा रहे हैं। वही जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर थे वो धीरे धीरे यहाँ पे अपनी सीलिंग कर रहे हैं। ठीक है, और सेकंड तरफ यहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर है
यहाँ पे अपने को दिख रहा है कि रिटेल 1-2% से कम हो रहा है, ठीक है। और ये जो अपने को फिर क्या समझ में आया, यहाँ पे जो रिटेल के अंदर 2% कम हुए हैं, ये 2% पूरे के पूरे गए एफआईआई के पास, और डीआई के पास जो कम हुए वो भी गए इसके पास, ठीक है। इतना अपने को समझ में आया। और जो प्रमोटर है, यहाँ पे इसका 84% का स्टेक है, ठीक है। तो क्या आप मेरे को बता सकते हो ये कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है और क्या हो सकता है? इसको हाईलाइट करता हूँ। अभी इसके अंदर प्रमोटर के पास 84% स्टेक है, और 75 जो है ये मिनिमम होना चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम होना चाहिए। तो क्या हो सकता है अब? देखिए, रूल क्या है, अगर 75% से ज़्यादा किसी भी प्रमोटर के पास शेयर होल्डिंग होगी, तो उसको आईपीओ लाने के 1.5 साल के अंदर अंदर अपने स्टेक को बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी रूल के हिसाब से अभी क्योंकि इसके प्रमोटर के पास 75% से ज़्यादा की स्टेक है, 84% है ना, तो मतलब ऊपर के जो 9-10% शेयर्स है इसके प्रमोटर को मार्केट में सेल करने पड़ेंगे, राइट। और अगर इसका जो प्रमोटर है ये 9-10% स्टेक सेल करता है, तो इसको यहाँ पे ओएफएस लेके आना पड़ेगा, ठीक है। और जब भी ओएफएस यानी कि ऑफर फॉर सेल आता है, ये हमेशा होता है डिस्काउंट के ऊपर। तो अभी जो करंट प्राइस है, करंट प्राइस से हमेशा डिस्काउंट के ऊपर ऑफर होगा। तो जैसे ही इस कंपनी का ओएफएस आने वाला रहेगा, उसके 15 दिन पहले आपको दिखेगा कि इस शेयर की प्राइस बढ़ गई, ठीक है। तो आपको इस चीज़ के ऊपर क्या कर सकते हैं, जब इसका अनाउंसमेंट होने वाली रहेंगी, जब इसका प्राइस ऊपर जाएगा, आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं नीचे, और ऊपर सेल करके प्रॉफिट बना सकते हैं, ठीक है। या तो फिर अगर ये स्टॉक एफएनओ में लिस्टेड है, तो और ये ऊपर पहुंच चुका है और आपको पता है इसकी ओएफएस की अनाउंसमेंट हुई है जस्ट, तो आप इसको तुरंत ही यहाँ पे शॉर्ट सेल कर सकते हैं और नीचे बाय कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी आप इसको प्रॉफिट बना सकते हैं। तो यहाँ से आपने को ये समझ आया। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से बताओ तो अभी जो है इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न बिल्कुल स्टेबल है, क्योंकि प्रमोटर अपना माल बेचेगा, और प्रमोटर कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत क्लास है, इसलिए हम सेकंड स्टेप के ऊपर जाएंगे और अंदर जाके इसका प्रॉफिटेबिलिटी चेक करेंगे, ठीक है। सीधा प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर आता हूँ मैं। आपको बैलेंस शीट भी चेक करनी है, राइट, लेकिन मैं डायरेक्टली शॉर्टकट मारा प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर। अब देखिए, इस कंपनी की जो सेल्स है ये हर क्वार्टर में हर साल बढ़ रही है, ठीक है, बढ़ रही है, पिछले 3 साल से कंसिस्टेंटली बढ़ रही है, राइट। तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल है इस कंपनी के लिए, नंबर वन। सेकंड चीज़, इसका यहाँ पे जो इनकम है, टोटल इनकम, ये भी बढ़ रही है, राइट। इसके बाद अगर आप इसका प्रॉफिट देखेंगे हर साल, तो इसका जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट अभी तक का हाईएस्ट प्रॉफिट है, राइट। और अभी तो ये साल ख़त्म भी नहीं हुआ, ये जो नंबर आप देख रहे हैं ये सिर्फ 9 महीने का नंबर है, 9 महीने का, राइट। और ये पिछले सारे जो है ये साल साल के नंबर है, मतलब पहले कंपनी एक साल में 500 करोड़ कमाती थी, है ना, प्रॉफिट बनाती थी, और अभी तक सिर्फ 9 महीने के अंदर कंपनी ने 900 करोड़ का प्रॉफिट बना लिया, यानी कि 2x हो गया प्रॉफिट, है ना। तो ये एक बहुत पॉजिटिव बात है यहाँ पे कंपनी के अंदर। आपको समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ रहा। ठीक है। अब इसके बाद अपन सेकंड थर्ड स्टेप के ऊपर जाते हैं, अपन रेशियो चेकआउट करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर मैं बहुत सारी चीज़ें छोड़ रहा हूँ, यानी कि मैंने यहाँ पे बैलेंस शीट चेक नहीं किया, ठीक है, मैंने यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट चेक नहीं किया, क्योंकि उसको टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं तुरंत ही रेशियोज के ऊपर आ गया आपको जो मेजर हाईलाइट्स है वो बताने के लिए। अब देखिए, रिटर्न रेशियो जो थे हमारे, वो किस तरह के थे। मैंने कहा था अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी, राइट,
तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए आपकी जो रिटर्न रेशो है ये होनी चाहिए 15-15-10, है ना। और ये मैजिकॉन डॉक्स शिप बिल्डर जो है ये भी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, राइट। और ये मैन्युफैक्चर क्या करती है, ये आपका शिप मैन्युफैक्चरिंग करती है, नंबर वन। नंबर टू, जो सबमरीन्स बनती है इंडिया की सबमरीन्स, इसको मैन्युफैक्चर करने का कॉन्ट्रैक्ट मैजिकॉन डॉक के पास है, ठीक है। तो इसका भी क्या होना चाहिए, आर ओ ई आर ओ सी 15-15-10, ठीक है। और यहाँ पे सारे नंबर जो है यहाँ पे ऊपर आ रहे हैं, सिर्फ ये वाला नंबर जो है ये 10 से कम है। अब इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, रिटर्न ऑन एसेट। अब इसका एसेट क्या है, बेसिकली जो भी शिप बनाता है उसको सामने बेचता है और उसके लिए रॉ मटेरियल लाता है, ठीक है। तो इसका बस अगर आप एसेट को छोड़ दें अभी टेम्पररी में एसेट को, ये अपने चेकलिस्ट के ऊपर टिक नहीं हुआ, ठीक है, बाकी तो हो गए। लेकिन फिर भी मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि भाई क्योंकि ये सबमरीन बनाता है और इंडिया अभी फिलहाल चाइना चाइना के साथ ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में है, तो यहाँ पे सबमरीन की ऑर्डर ज़्यादा आ सकती है इसके पास, राइट। इसलिए मैं इसको अंदर जाके चेकआउट करूँगा। अब देखिए, मैं इसके सॉल्वेंसी रेशियो के ऊपर आ गया, राइट। तो आप देखेंगे यहाँ पे सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर इसके ऊपर कोई लोन नहीं है, जो कि एक बिल्कुल पॉजिटिव बात है ना। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मैंने कहा था जितना ज़्यादा रहे उतना अच्छा है। इसका मतलब क्या होता है कि कंपनी अगर एक साल में 10 रुपये कमा रही है और उसको इंटरेस्ट देना है 1 रुपये का, तो यहाँ पे उसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हो जाएगा 10, है ना। तो यहाँ पे 51 का है, यानी कि जितना इंटरेस्ट देना है उससे 51 टाइम ज़्यादा कमा रही है कंपनी। जो करंट रेशियो है ये हमको बताता है कि करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि एक साल के अंदर अंदर या फिर शॉर्ट टर्म के अंदर कंपनी को लिक्विडिटी के अंदर कोई प्रॉब्लम आने वाली है या नहीं। तो यहाँ पे जो करंट रेशियो है ये अमाउंट 1 है, यानी कि करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी दोनों की अमाउंट 1 है। तो लिक्विडिटी के अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है फिलहाल, ठीक है। उसके बाद क्विक रेशियो 1 से नीचे है, तो ये एक प्रॉब्लमेटिक बात है। जो अपना जो टिक मार्क है वो चेक लिस्ट ये सेटिस्फाई नहीं करता है, क्योंकि मैंने कहा था 1.2 के ऊपर होना चाहिए ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे ग्रोथ रेशियो देखता हूँ। ग्रोथ रेशियो से मुझे क्या समझ में आएगा कि हर साल कंपनी का प्रॉफिट सेल्स ये सब बढ़ रहे हैं या नहीं। तो ये सारे ग्रोथ रेशियो के अंदर आपको बस एक ही बात नोटिस करनी है कि ये हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है। अगर निगेटिव ग्रोथ रेशियो रहे, जैसे कि ये यहाँ पे 2021 के टर्म के अंदर फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे -17% का था ग्रोथ रेशियो, ठीक है। तो ये प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। बाकी जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहे उतना ज़्यादा अच्छा रहता है कंपनी के लिए, राइट। तो अभी अभी तक इसके जो ग्रोथ रेशियो है इसको देखकर मेरे को इतना पसंद नहीं आया एक्चुअली, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये कंसीडर करूँ कि इसका फ्यूचर किस तरह से हो सकता है, तो फ्यूचर के हिसाब से अभी इंडिया, अब ये आपको जो नॉलेज मैं अभी बता रहा हूँ उसके लिए आपको न्यूज़ के बारे में पता चाहिए, ठीक है, थोड़ी बहुत, और ये क्या काम करती है उसके बारे में। तो जैसे कि मैंने सबमरीन को हाईलाइट किया था, तो एक है P8I करके कोई प्रोजेक्ट निकाल रहा है 50। तो उसके अंदर क्या कर रहा है, इंडिया कि सबमरीन को बनाने की कोशिश कर रहा है बाकी देशों के साथ मिलकर, राइट। तो ये अगर सबमरीन को बनाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो उसका कॉन्ट्रैक्ट किसके पास आएगा, ठीक है, मैजिकॉन डॉक के पास ही आएगा। तो यहाँ पे फ्यूचर मुझे ब्राइट दिख रहा है अभी इसका, राइट। तो मैं एक बार के लिए सोच सकता हूँ कि भाई मैं इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकता हूँ, राइट। लेकिन अब इन्वेस्टमेंट करने से पहले मुझे क्या देखना है, अब यहाँ पे आपने कंपनी देख लिया कि कंपनी अच्छी है, राइट। अब मुझे देखना है क्या कंपनी में सही में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है या नहीं। और यही चीज़ हमने कल देखी थी, कल हमने जो सीखा था वो इसी चीज़ के ऊपर सीखा था। तो यहाँ पे नेचर ऑफ द प्रोडक्ट तो हमको अच्छा लगा कि भाई सबमरीन बना रही है, शिप बना रही है, उसके बाद जो INS विक्रांत टाइप के रहते हैं ना अपने, वो बना रही है। तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट डिमांडिंग है, राइट। तो ये अच्छा है। टारगेट कस्टमर कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। मतलब यहाँ पे पोटेंशियल जो है वो बहुत ज़्यादा है आगे फ्यूचर में सेल्स होने का।
तो ये भी टिक मार्क है। सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट के थ्रू डायरेक्टली यहाँ पे ऑर्डर्स आते हैं, तो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू यही है। मेजर कॉस्ट क्या है, तो टेक्नोलॉजी के ऊपर एक कॉस्ट जाती है, ठीक है, ये नहीं है, राइट। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेजर कॉस्ट है। की ऑब्स्टेकल क्या है यहाँ पे, कि भाई टेक्नोलॉजी लाने के लिए इनको अच्छे अच्छे साइंटिस्ट हायर करने पड़ेंगे, जो ढूंढने के अंदर टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये की ऑब्स्टेकल है, राइट। और इनको बहुत सस्ते में चीज़ बनानी पड़ेगी ताकि गवर्नमेंट इंडिया को अफोर्डेबल हो वो चीज़। तो ये एक ऑब्स्टेकल है कंपनी के सामने। मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। कॉम्पिटिटर कौन है इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर मैं अगर बताऊँ तो 4 से 5 कॉम्पिटिटर है इसके सिर्फ, ठीक है। तो एक बड़ी कंपनी है जिसके कंपटीशन बहुत कम है, और गवर्नमेंट की है तो ये और सिक्योर हो गई है, राइट। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, यानी कि एक्सपांड कितना कर सकती है। तो ऑब्वियसली अभी अगर ये एक सबमरीन बनाती है, सपोज 2 साल में, 2 या 3 साल में एक सबमरीन बनाती है सपोज दैट, तो अब जितने फास्ट ये ग्रो हो रही है इंडस्ट्री, तो ये आगे चल के 1 साल के अंदर भी एक सबमरीन बना सकती है। तो यहाँ पे ये ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू अर्न कर सकती है, राइट। तो मेरे ख्याल से अभी तो ये सेक्टर और ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है, ठीक है। तो ये हुआ आपको कंपनी और सेक्टर के बारे में समझना, जो हमने अभी तक देखा है, राइट। अब इसका राइट वैल्यूएशन कैसे निकालना है ना, क्योंकि अभी जो स्टॉक है ये है 743 रुपये के ऊपर। अभी तक जो मैंने बताया आपको वो समझ आया, जो भी मैंने बताया। सर मैम, क्या आपको समझ आया मैंने क्या बताया अभी, जितना भी एनालिसिस किया वो? ओके। तो देखिए, इसको थोड़ा और अंदर जाने के लिए यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स करके ये है कॉलम है, यहाँ पे मैंने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को डाउनलोड कर लिया, जो 30 जनवरी को हुआ था, ठीक है। अब अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो बेसिकली इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये जो कंपनी है, इन्होंने इसके इन्वेस्टर को दिखाने के लिए क्या क्या रखा है वो देखते हैं। तो देखिए, इन्होंने बताया है बेस्ट एवर 9 मंथ्स परफॉर्मेंस, जैसे कि मैंने भी आपको हाईलाइट किया था कि अभी तक वो सिर्फ 500 करोड़ रुपए पर ईयर कमाते थे, इस 9 मंथ के अंदर उन्होंने 900 करोड़ बना लिया, ठीक है। तो बेस्ट एवर 9 मंथ परफॉर्मेंस है। रेवेन्यू फॉर फ्रॉम ऑपरेशन क्या हुआ, 33% बढ़ा है, मतलब ग्रोथ हुई है, ठीक है। प्रॉफिट 71% बढ़ा है, जो कि एक पॉजिटिव बात है, ठीक है। उसके बाद इसका जो ईपीएस है, ईपीएस यहाँ पे बढ़ रहा है कंसिस्टेंटली, राइट। इसका आरओसी देखिए 35% का है, जबकि अपन ने बोला था 15% के ऊपर रहा तो कंपनी एक अच्छी कंपनी मानी जाती है ना। इसी तरह से इसके बाकी के रेशोज भी है। अब देखिए ये काम कहाँ कहाँ पे करती है, ये डिस्ट्रॉयर बनाती है, ये डिस्ट्रॉयर है, ठीक है। और ये सबमरीन्स है, ये सब बनाती है। और जो मैंने प्रोजेक्ट का नाम लिया था, वो प्रोजेक्ट कौन सा है, वो है आएगा उसका नाम भी सामने शायद, नहीं। तो ये दो जगह से वो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कमाती है। तो फ्यूचर ब्राइट हो सकता है इसका बहुत ज़्यादा, इसके लिए ये कंपनी एक अच्छी कंपनी है, राइट। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर आपको किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो नंबर 1 कंडीशन क्या है कि कंपनी मतलब सेक्टर अच्छा होना चाहिए। तो हमने देखा शिप बिल्डिंग सेक्टर है, यूनिक सेक्टर है, गवर्नमेंट के हाथ के नीचे है, और फ्यूचर में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट आ सकते हैं। तो यहाँ पे टिक लग गया अपना किसके ऊपर, सेक्टर के ऊपर, है ना। सेकंड टिक लगा हमारा कंपनी कैसी है, तो कंपनी के फंडामेंटल भी ज़्यादा बुरे नहीं है। हाँ मैं मानता हूँ आज से कुछ साल पहले तक इतने खास नहीं थे, लेकिन अभी अच्छे दिख रहे हैं, ठीक है। तो कंपनी भी अच्छी है। फिर थर्ड चीज़ आती है, अगर कंपनी इतनी अच्छी है तो उसको खरीदने की प्राइस कितनी अच्छी होनी चाहिए, है ना। क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या रहता है, अगर सपोज कोई भी अच्छी कंपनी रहती है और अगर आप उसको 1000 रुपये के अंदर खरीदते हो, है ना, तो हो सकता है वो आपका टाइम पास करे कई साल और बाद में आपको रिटर्न देना स्टार्ट करे। तो जहाँ पे आप उसको 500 रुपये में खरीद सकते थे, अगर आप 1000 में खरीदते हो तो आपका नुकसान होगा लॉन्ग टर्म के अंदर।
है ना। जैसे कि अगर मैं 500 में खरीदता हूँ और कंपनी की वैल्यू चली जाती है सपोज 10,000, तो मुझे यहाँ से फायदा कितना हुआ, 20 गुना का फायदा हुआ, है ना। लेकिन अगर वही कोई इंसान यहाँ पे इसको 1,000 रुपये में खरीदता है, तो इसको कितना फायदा हुआ, सिर्फ 10 गुना का फायदा हुआ। यानी कि मेरे 1 लाख बन गए यहाँ पे 20 लाख, और सामने वाले के 1 लाख बन गए सिर्फ 10 लाख। तो एक बहुत बड़ा फर्क आता है अगर आप सही वैल्यूएशन के ऊपर उसको खरीदते नहीं हो तो। ठीक है। तो अब कैसे पता करना कि कोई कंपनी आपके लिए सही वैल्यूएशन क्या है किसी भी कंपनी का, उसके लिए ये साइट ध्यान रखना। हेलो सर। हाँ सर बोलिए। सर ये अपने को कब समझेंगे कि आपने कब शेयर खरीदी करना, राइट? हाँ, तो अगर आपको शेयर की प्राइस समझनी है तो उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे screener.com के ऊपर आए आप। ठीक है। बाद में यहाँ से नीचे नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, जैसे कि क्रॉम्पटन ग्रीव्स लगाया है मैंने। मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ मैजिकॉन डॉक, आपको बता रहा हूँ मैं। तो इस बात को नोट कर लेना जो भी मैं अभी बताऊंगा ना, क्योंकि यहाँ से अभी जो बता रहा हूँ मैं, अभी तक अपन ने देखा कि आपको सेक्टर और स्टॉक कैसे सिलेक्ट करने हैं, लेकिन आपको प्राइस कैसे सिलेक्ट करनी है वो मैं अभी बताऊंगा, जो स्टॉक मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैजिकॉन डॉक है, हाँ वही तो। करंट प्राइस है यहाँ पे 750 रुपए की, है ना। अब अपने को देखना है कि क्या सही में 750 रुपए के ऊपर अपने को खरीदना चाहिए, या ये एक्सपेंसिव हो गया, या ये सस्ता मिल रहा है, देखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको कुछ रेशोज दिखाए थे, समझाए थे, वैल्यूएशन रेशोज कहा था मैंने उसको। तो देखिए, एक तो था यहाँ पे पी रेशो। ठीक है। क्या आप बता सकते हैं पी रेशो कैसे होना चाहिए किसी भी कंपनी का? पी रेशो। 20 के ऊपर होना था। ओके। देखिए, पी रेशो को ना आप प्राइस टू अर्निंग रेशो ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, प्राइस टू अर्निंग रेशो। अब क्या होता है, ऊपर रहती है प्राइस, ठीक है, जो कि हम मान लेते हैं यहाँ पे 750 रुपये कंपनी की, और नीचे रहती है अर्निंग यानी कि ईपीएस। ठीक है, अर्निंग पर शेयर, ये रहता है नीचे। तो सिंपल सी बात है, अगर कंपनी का अर्निंग बढ़ेगा हर साल तो उसका पी रेशियो कम होगा। ये तो मैथमेटिक्स है बेसिक। अगर किसी भी कंपनी का अर्निंग पर शेयर बढ़ता है तो उसका पी रेशियो कम होगा, है ना। और हमको क्या देखना है कि किसी भी कंपनी का पी रेशियो जितना कम हो सके उतने कम वैल्यूएशन के ऊपर उसको खरीदना है। ठीक है। सपोज दैट अगर एक कंपनी है जिसका पी रेशियो है 10 का, और दूसरी कंपनी है जिसका पी रेशियो है 15 का। ठीक है। तो क्योंकि 10 का पी रेशियो यहाँ पे कम है 15 के पी रेशियो से, तो मतलब ये वाली कंपनी जो है ये चीप वैल्यूएशन के ऊपर मिल रही है हमको। ठीक है, सस्ती मिल रही है। तो हमको इस वाली कंपनी को खरीदने के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो हमको क्या फोकस करना है मेजरली, कि कंपनी का पी रेशियो कम से कम हो। ठीक है। और कम क्यों हो उनका, क्योंकि यहाँ पे उसके अर्निंग जो है ये बढ़ रही है, इसलिए उसका पी रेशियो कम होगा। और अगर कमाई बढ़ रही है तो उसका फ्यूचर में प्राइस भी बढ़ने वाला है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नीचे आकर देखिए यहाँ पे एक चार्ट है। हाँ, यहाँ पे आपको दिख रहा है प्राइस के बाजू में जस्ट पी रेशो है। अब देखिए ये जो कंपनी है ये अभी अभी आईपीओ लेकर आई थी। ठीक है, आज से 1.5 साल पहले ये भी। तब इसने आईपीओ लाया था 150 रुपये के आसपास। देखिए स्टार्टिंग में कितने में लाया था, मैं अगर स्टार्टिंग की बात करूँ तो स्टॉक का आईपीओ जो था वो था सिर्फ 175 रुपये के आसपास। ठीक है, इतने का स्टॉक था। और ये लाया था नवंबर 2020 के अंदर। ठीक है, यानी कि आज से 2 साल पहले, 2 ईयर्स पहले। और आज जो इसका प्राइस है ये है 750 रुपये। और इसने जो हाई टच किया था वो हाई इसने बनाया था 914 रुपये का। यानी कि आप ही देख सकते हो 175 रुपये से यहाँ पे 914 रुपये तक का सफ़र इसने तय किया, कितने साल में, 2 साल में। ठीक है, मतलब कंपनी यहाँ पे सीधा सीधा 5 गुना हो गई। यानी कि आपके 1 लाख को यहाँ पे इसने 5 लाख बना दिया 2 साल के अंदर अंदर। ठीक है। अब ये सब क्यों हुआ, जबकि अपन ने देखा कि इसके जो रेवेन्यू है इसके अंदर ज़्यादा फर्क आया नहीं है ना। लेकिन ये सब इसलिए हुआ क्योंकि कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो था स्टार्टिंग में ये बहुत कम था। अब भी अपन देखेंगे
और सेकंड जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उन सब ने इनके फ्यूचर के ऊपर बेट किया। मतलब सरकार बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट इसको देने वाली है ना। तो यहाँ पे पी रेशियो के ऊपर अपन क्लिक करते हैं और पी रेशियो हम करते हैं ऑल टाइम। तो देखिए यहाँ पे इसका पी रेशियो था पहले 8 का, ठीक है। तो 8 का पी रेशियो आसानी से डबल डिजिट में जा सकता है अगर बिजनेस अच्छा हो तो हम देखते हैं 8 का पी रेशियो यहाँ पे कहाँ तक गया, 11, ठीक है। स्टॉक का प्राइस यही तक कि डबल हो गया था, ठीक है। और अभी करंटली जो पी रेशियो है वो चल रहा है 14 का, ठीक है। यानी कि 8 के पी से यहाँ पे सीधा चले गया 14 के पी के ऊपर, राइट। तो पी डबल हो गया कंपनी का। अब अपने को क्या देखना है, प्राइस बताता हूँ आपको। स्टॉक का प्राइस ये है, इंडस्ट्री का प्राइस कहाँ पे, हाँ ये वाला। देखिए यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो हम कंपेयर करेंगे। यहाँ पे इस वाले स्टॉक का प्राइस जो है ये 15 का है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 15.60। और जो इंडस्ट्री का पी रेशियो है इसका जो है, इसका जो इंडस्ट्री का पी रेशियो है ये भी 16 का है। बोले तो बिल्कुल सेम सेम है। यानी कि आपको ये रिजनेबली वैल्यूड मिल रहा है शेयर, ठीक है। आपको ना सस्ता मिल रहा है ना महंगा मिल रहा है, सही वैल्यूएशन के ऊपर मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अब मैं आ जाता हूँ दूसरे स्टॉक के अंदर, ठीक है, जो कि हम देख रहे थे। अब मैं आपको प्राइस कैसे, हाँ सर बोलिए। सर अभी तुम ये बता रहे दोनों सेम है, मगर शेयर कब खरीदी करना अभी समझ लो 175 से 743 रुपए पे गए। हम्म, तो हाँ अभी इसके हाई 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 लेवल 937 है क्या? हाँ, हाई लेवल 914 है, ठीक है। ये वाला जो शेयर है हाँ इसको आप टेक्निकली वैल्यूएशन करके खरीद नहीं सकते अभी, ठीक है। क्योंकि ये शेयर सिर्फ 2 साल हाँ वो पहले बात। 2 साल पहले लिस्ट हुआ। तो इसको जो भी खरीदारी करना है ये सब चार्ट के ऊपर देख के करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे शेयर का चेंज कर दिया, यहाँ पे बजाज फिनसर्व ला लिया ताकि मैं आपको अच्छे से बता पाऊँ कि आप इसको कहाँ पे खरीद सकते हैं, ठीक है। या तो फिर इससे भी अच्छा मैं जिसकी बात करता हूँ, पेंट बिजनेस है ना, एशियन पेंट को ला लिया यहाँ पे। तो अब मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि आपको इसको किस प्राइस पे खरीदना है, कैसे डिसाइड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ओके। यहाँ पे इस कंपनी ने, एशियन पेंट ने 3600 का हाई मारा, ठीक है। अब अपन वापस से इसी चार्ट के ऊपर आते हैं और यहाँ पे पी रेशियो सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, राइट। और इसको मैं मैक्सिमम कर देता हूँ। मतलब ये आज तक का पूरा पी रेशियो का चार्ट बता रहा है मुझे, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ये पी रेशियो के देख के क्या समझ आ रहा है, मोटा मोटा चीज क्या समझ आ रहा है मुझे, इस वाले पी रेशियो को देखकर ये समझ आ रहा है कि कंपनी का यहाँ पे लोएस्ट पी रेशियो कहाँ पे है, लोएस्ट पॉइंट कहाँ पे है। तो देखिए ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला देख रहे हैं आप, हाँ सर, ये वाला पॉइंट, कौन सा? ये मैंने हाईलाइट किया है, 10 वाला? ये वाला, ये ठीक है। ये जो नहीं दिख रहा था। ये जो चार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये चार्ट के अंदर सबसे कम वैल्यू कहाँ पे है आपको वो लेके जानी है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करते हुए जाएंगे और ये यहाँ पे सबसे कम वैल्यू है, यहाँ पे देखिए ये वैल्यू, यहाँ पे रेड कलर दिख रहा है, हाँ हाँ ये हाँ, वैल्यू तो सबसे दिख रहा कम है। मैम आपको भी दिख गया कहाँ पे, तो ये वैल्यू इसकी सबसे कम वैल्यू है। अब आपको देखना है इस वाले वैल्यू के ऊपर क्या प्राइस है, मतलब पी रेशियो कितना है। तो देखिए इसका पी रेशियो यहाँ पे 42 का है, ठीक है। और इसके बाद ये 2016 का है। तो इसके बाद आपको दिखेगा कि ये कभी भी 42 के पी रेशियो के ऊपर ट्रेड किया ही नहीं है ना। 6 साल हो गए ये कभी भी 42 के पी रेशियो के ऊपर आया ही नहीं है इतने सालों से, है ना। तो कितना बढ़िया चीज़ होंगी अगर आप इस कंपनी को 42 के पी रेशियो के ऊपर बाय कर लेंगे तो, राइट।
तो इसी रीजन की वजह से अपन क्या करते हैं, सिंपल एक कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पे अगर आपको प्राइस पता करना है कि इसका प्राइस क्या था, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे पी रेशियो इंटू ईपीएस कर देंगे तो वो इसका प्राइस दिखा देगा। यानी कि 2016 के आसपास इस कंपनी का प्राइस कितना था, तो वह 800-900 के बीच में था, ठीक है। तो इस हिसाब से तो आपको इसको 800-900 के पास खरीदना चाहिए, राइट। लेकिन हम यहाँ पे क्या कंसिडर कर रहे हैं कि पी रेशियो तो 42 का होना चाहिए, ठीक है। हमारा जो प्राइस है हमको ये पता नहीं क्या प्राइस के ऊपर खरीदना है, और अर्निंग यहाँ पे दिखा रहा है 21 रुपीज़ का। तो इस हिसाब से इसका जो प्राइस होना चाहिए ये 900 रुपये होना चाहिए, है ना। लेकिन समझ लो अगर इस कंपनी की अर्निंग 20 रुपये से बढ़कर 100 रुपये हो गई, ठीक है, 100 रुपये हो गई, तब आपको इसको कितने पे खरीदना है, तब आपको खरीदना है इसको 4200 पे, है ना। इस तरह से आप कैलकुलेशन करते हैं प्राइस की। तो मैं ऐसे समझ लेता हूँ कि इसका जो पी रेशो है ये मैं पकड़ता हूँ, मेरे को इसको बल्क बाय करना है 42 के पी के ऊपर, ठीक है। और अभी करंटली इसका ईपीएस कितना है वो चेक करते हैं। तो देखिए इसका करंटली ईपीएस है 40 रुपीज़ का, ठीक है। 40 रुपीज़ का इसका अभी करंटली ईपीएस है। तो ये 40 इंटू ये वाला 40, ठीक है, जो हमने अभी देखा था, इसके हिसाब से अगर आपको एशियन पेंट ये 1700 रुपये के आसपास मिल रहा है, ठीक है। अभी कितना है, अभी है ये 2700 रुपये, ठीक है। लेकिन ये कैलकुलेशन करने के बाद आपको दिख रहा है कि अगर आपको एशियन पेंट 1700 रुपये के आसपास दिख रहा है तो आपको इसको बल्क बाय करना है, ठीक है। हम वैल्यूएशन से वैल्यू निकाल रहे हैं, और अभी जो हमने प्रोसेस फॉलो की है इसको बोलते हैं किसी भी स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करना, ठीक है। क्या आपको ये समझ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? हाँ समझ रहा हूँ। हाँ मैम, आपको भी समझ रहा है? अच्छा, अभी अपन दोनों ही है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं अपन इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अभी प्राइस है 2700 रुपये, और यहाँ पे 1700 रुपये आपका बल्क बाय आ गया। लेकिन अपन ने क्या सोचा कि भाई अभी जितनी ईपीएस है करंटली, ईपीएस फ्यूचर में भी उतनी होने वाली है ना। लेकिन गलती से अगर ईपीएस हाँ की वैल्यू यानी कि कंपनी की अर्निंग यहाँ पे बढ़ जाती है, ठीक है। जहाँ पे कंपनी 40 रुपये कमा रही है वहाँ पे अगर 40 से 50 रुपये कमा लिया कंपनी ने, तो क्या होगा, हमारा ये जो बल्क बाय वाला प्राइस है ये भी बढ़ जाएगा, है ना, ठीक है। तो इसका हाँ कैलकुलेशन कैसे करना है देखिए। अब आपने यहाँ पे देख लिया कि भाई 40 का यहाँ पे ईपीएस दिख रहा है, ठीक है, 40 का ईपीएस। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेटिंग करते हैं। यहाँ पे सेटिंग क्या करते हैं, यहाँ पे इविटो इक्टा है ना, नहीं छोड़िए, यहाँ पे इसको फॉलो करते हैं, ठीक है, ये चार्ट के ऊपर, और देखते हैं कंपनी का हाईएस्ट प्राइस अर्निंग कितना था, हाईएस्ट अर्निंग कितना था। तो देखिए कंपनी का हाईएस्ट अर्निंग अभी जो 40 है वही है, ठीक है। तो हमको किस तरह से इसको बाय करना है देखिए। अगर तो स्टॉक यहाँ पे 1700 के लेवल पे आता है तो हमको यहाँ पे जो बोलते हैं ना, अब मेरे पास से 1 लाख रुपए, क्या मैं ये स्टॉक में लगा दूं क्या 1 लाख रुपए पूरे, ठीक है, वो लगाना है आपको 1700 रुपये के हाँ भाव पे, ठीक है। ये हो गया बल्क बाय। और सेकंड क्या रहता है, स्टॉक मार्केट में किसी को भी नहीं पता कि मार्केट कहाँ तक गिर सकता है ना। तो अपन क्या करते हैं, हर छोटी सी गिरावट के ऊपर यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बाय करते हैं। 1 लाख में से 10,000 पहले बाय कर लिया, फिर 10,000 बाद में, फिर 20,000 बाद में, है ना। इस तरीके से बाय करना स्टार्ट करते हैं। तो इसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन, ठीक है, एक्यूमुलेशन, ठीक है। तो आपका एक्यूमुलेशन यानी कि ये स्टॉक को खरीदना कहाँ से स्टार्ट करना है, तो वो वैल्यू अभी आपको बताता हूँ मैं। तो देखिए आपको दिख रहा है कि स्टॉक जो है ये जब कभी भी इस वाले लेवल पे आया, कौन थे, इस वाले इतने पोर्शन में, ठीक है, इस वाले इस वाले लेवल पे आया, देख रहे हैं आप। तो आपको एक चीज दिखती है कि स्टॉक ने यहाँ पे क्या किया, सपोर्ट लिया, यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश की, देखिए यहाँ पे आया, यहाँ से गिरा, यहाँ से रेजिस्टेंस
यहाँ पे, हाँ ये रेजिस्टेंस हो गया, अभी तक रेजिस्टेंस था, ठीक है। फिर क्या हुआ, यहाँ पे ऊपर आया, सपोर्ट लिया, ठीक है, और इसको जैसे ही ब्रेक किया ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। मतलब अब जो रेजिस्टेंस है ये बन गया यहाँ पे सपोर्ट, राइट। तो यहाँ पे प्राइस जो है यहाँ पे इस लेवल के ऊपर वापस सपोर्ट ले सकता है, नंबर 1, ठीक है। तो इस हिसाब से जो यहाँ पे आपका वैल्यू आती है, ये आती है 64 का, ठीक है। तो 64 का आपका पी रेशो इनटू करंट वैल्यूएशन ऑफ 40 है ना, करंट ईपीएस कितना है, 40 का है। इस हिसाब से आपको कहाँ से खरीदना स्टार्ट करना पड़ेगा, रफली 2400 रुपये से, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपका एक बाइंग रेंज आ गया यहाँ पे कि आपको एशियन पेंट को 2400 रुपये से लेकर तो 1700 रुपये के बीच में खरीदना है, ठीक है। अब इसको आप खरीदेंगे कैसे, तो फॉर एग्जांपल अगर आपको इसके अंदर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, ठीक है, तो एक में से पहले 10,000 आप इन्वेस्ट करेंगे 2400 के भाव पे, ठीक है। फिर जैसे ही ये स्टॉक 2400 से गिर के नीचे 2200 रुपये आता है, मतलब कम से कम 10% नीचे गिरता है, ठीक है, कम से कम 10% नीचे गिरता है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ से जब ये फिर से 10% नीचे गिरता है, तब आप यहाँ पे 20,000 रुपये इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो वो कितने पे आ गया, 10% गिरने के बाद 2,000 पे आ गया, है ना। फिर ये यहाँ से जब 10% नीचे गिर जाएगा, तब आप फिर से यहाँ पे 20,000 रुपये इन्वेस्ट कर देंगे। कितने हो गए अभी तक, 60,000 रुपये अपने इन्वेस्ट हो गए, है ना। एवरेज एवरेज में, एवरेज ये नीचे नीचे आते जाएगा अपना। 50। अपन ने यहाँ पे क्या किया, अपन ने यहाँ पे 24,000 से स्टार्ट किया भाई, और ये करते करते अपन आगे यहाँ से नीचे गिर के 1800 के लेवल के ऊपर, है ना। और क्योंकि अपन नीचे आते समय प्राइस बढ़ा रहे हैं, तो अपना जो एवरेज है वो 1800 से 2000 के बीच में आएगा, ठीक है। और अपना क्या था, जैसे ही ये 1700 के आसपास है, अपन इसको बल्क बाय करेंगे, है ना। जो जैसे ही स्टॉक यहाँ से और 5 या 10% यहाँ पे गिरता है, आपको रिमेनिंग यहाँ पे 40,000 जो बचे हैं अपने 1 लाख में से, ये यहाँ पे लगा देने हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, आपने नीचे के रेट पे ज़्यादा माल खरीद लिया, राइट। तो आपको यहाँ पे ज़्यादातर प्राइस क्या आएंगी आपकी, जो आपकी एवरेज प्राइस आएंगी वो आएंगी 1700, आपकी एवरेज प्राइस आएंगी 1820 1825 के आसपास, बस, ठीक है। मतलब आपने स्टार्ट किया 2400 रुपये से, और आपकी बाइंग करते करते एवरेज है सिर्फ 1800 रुपये की। तो इस तरह से आपको अपना शेयर ये करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है बाइंग का। क्या आपको समझा ये बात, हेलो। ये समझ में आया सर, वही बात नहीं पूछ रहा हूँ मैं। हम्म समझ लो 1,000 शेयर से 10 रुपए तक ऊपर गए तो समझ लो हम्म आज वो 5 रुपए कुछ, हम्म तो 10 ऊपर उसका हाई, ये क्या बोलते हैं उसका टारगेट क्या है वो समझ में आना। समझ लो अभी तो 1,000 शेयर से 1 रुपए का 10 रुपए का शेयर से अपन ने 5 रुपए लिया, वो 10 तक गया, हम्म। जाके 10 में जाके ऊपर पर नीचे आया हुआ, समझ लो 5 रुपए में अपन ने 5 रुपए में बाइंग करी, हम्म। और उसका टारगेट 15 का है कि 20 रुपए का है कि 12 रुपए का है, 11 वो मालूम नहीं। आप जो अभी पूछ रहे उसका हैं मेरे को, टारगेट नहीं रहता है क्या? आप जो अभी पूछ रहे हैं वो चीज़ आ गई ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। मैंने जो आपको अभी बताया ये वैल्यूएशन सेट करना, ठीक है, ये मैंने आपको ट्रेडिंग के लिए बताया नहीं है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, अगर एक अच्छा इन्वेस्टर कभी इन्वेस्ट करता है, ठीक है, इन्वेस्ट करता है, हाँ तो वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए किस तरह से स्टॉक का वैल्यूएशन फाइंड करता है। आप समझ रहे हो मेरी बात, आपको अगर हाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ये बात तो फिक्स है कि आप कम से कम 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, उससे ज़्यादा ही। हाँ तो इस हिसाब से आपको सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर खरीदना है ना। वो जो आप पूछ रहे हो कि क्या टारगेट होना चाहिए, वो आता है अपना ट्रेडिंग के अंदर, वो अपन चार्ट जब समझेंगे तब आएगा बात। अब जैसे कि हाँ मैं फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ, अभी मैंने उस दिन कौन सा स्टॉक खरीदा था, आपको स्क्रीनशॉट भेजा था, ये वाला, राइट, आरती इन्वेस्ट। है ना, यही स्टॉक की आपको स्क्रीनशॉट भेजी थी। देखिए
करंट में ये है 531 रुपए का, ठीक है। अब हाँ क्योंकि ये इंडस्ट्री अच्छी है, इसका सारा फंडामेंटल चेकआउट है अपना, है ना। आप बाद में जाके जो भी अपन ने अभी तक देखा है उसका यूज करके आप यहाँ पे इसका फंडामेंटल ढूंढ सकते हैं, पहली चीज। अब आपको इसका प्राइस कैसे ढूंढना है और मैंने क्यों इसको बाय किया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे आइए, पी रेशो मैक्सिमम सिलेक्ट किया अपन ने, राइट। अब इसके चार्ट पैटर्न के हिसाब से आपको दिख रहा है इसका सपोर्ट कहाँ पे है, आपको इसका मेजर सपोर्ट फाइंड करना है, ठीक है। तो आपको दिख रहा है ये जिस लेवल पे, ठीक है, यहाँ पे इसने एक सपोर्ट लिया है पहला, ठीक है, और दूसरा इसका मेजर सपोर्ट है ये वाला, ठीक है, ये वाला। हाँ तो आपको दिख रहा है इस वाले रेंज के अंदर पूरा आपका बाइंग जोन आ गया, ठीक है, ये रेंज के अंदर आपका पूरा बाइंग जोन आ गया, हाँ राइट। अभी क्या हुआ, देखिए ये स्टॉक जो है ये नीचे गिरा, ये स्टॉक का पी रेशो है, ठीक है, स्टॉक नहीं है, प्राइस नहीं है। तो देखिए क्या हुआ, यहाँ पे 27 जनवरी को इसका जो पी रेशो था, अपन पहले देखते कि मिनिमम कितना था और अपने को कितने से कितने के बीच में बाय करना है। तो अगर मैं देख लेता हूँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अमाउंट आती है तो पी रेशो कितने का था अपना, 18.4, हाँ। और नीचे कितना था इसका, नीचे तो वो था, देखिए यहाँ पे अमाउंट है 13, ठीक है। तो 18.4 से लेकर तो 13.1 के पी के बीच में आपको इसको खरीदना है, ठीक है। इतना आपको समझ आया जो मैंने बात बताई अभी। हेलो। हाँ सर, हाँ वो गलती से वो ब्लूटूथ में कनेक्ट हो गया। अब आ रही है आवाज? हेलो, 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 हेलो सर, आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो सर, आवाज आ रही है हाँ क्या? बोलो। अब आवाज हाँ अभी आ रही। ओके ओके, ठीक है। वो ब्लूटूथ से कनेक्ट हो गया था गलती से। ओके। तो देखिए यहाँ पे तो यहाँ पे अपनी पी की जिसके बीच में अपना बाइंग जोन है वो निकल के आता है 18.4 से पी से लेकर तो 13.1 का, ठीक है। तो इस हिसाब से स्टॉक की प्राइस क्या होनी चाहिए ये अपने को कैलकुलेशन करना है ना। तो मान लेते हैं कि करंट में जो पी रेशो है, सॉरी जो ईपीएस है, यानी कि जो अर्निंग पर शेयर है इस कंपनी का, वही अर्निंग पर शेयर के ऊपर अपन खरीद रहे हैं इसको, ठीक है। तो उसका क्या प्राइस होना चाहिए, तो मैं करंट की अर्निंग पर शेयर देखता हूँ। देखिए ये है 16.28, ठीक है। इसी ईपीएस के थ्रू अपन कैलकुलेट करेंगे कि क्या प्राइस होनी चाहिए। तो मैं 2 सेकंड के लिए यहाँ पे कैलकुलेटर यूज करता हूँ, ठीक है। अब देखिए 18.4 का पी रेशो था इनटू अपना कितने का था, ईपीएस कितना था, 32.5 थी, सॉरी अभी 16.28 का, ठीक है। 16, सॉरी 16.28, ठीक है। इस हिसाब से जो मैंने अभी कैलकुलेशन किया है, ठीक है, इस हिसाब से अभी जो स्टॉक चालू है 531 रुपए का, ठीक है। आपको इस स्टॉक को बल्क बाय कब करना है, बल्क बाय, बल्क बाय यानी कि बड़े क्वांटिटी में खरीदना है ना। बल्क बाय आपको करना है 300 रुपए के पास, ठीक है। अब आप सोचेंगे ये वाला अमाउंट तो बहुत नीचे है, बहुत नीचे है ना।
तो हो सकता है आप जब भी कैलकुलेशन करो तब आपको जो नंबर निकल गया है वो ऐसे ही कुछ आए, रैंडम सा, है ना। और इसीलिए अपन क्या करते हैं, अपन सोचते हैं कि भाई स्टॉक मार्केट का पता नहीं है, कितना भी नीचे गिर सकता है, कितना भी ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो हम समझ हाँ हाँ। लेते हैं ये जो अमाउंट है ये हो गई है 300 रुपये, लेकिन हो सकता है कि स्टॉक इसके पहले ही ऊपर भाग जाए, है ना। 300 रुपये से नीचे मतलब 300 तक आए नहीं है, तो इसलिए अपन क्या करते हैं, अपन ऊपर की रेंज के अंदर बाइंग स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे, ताकि नीचे आते आते अपने पास 300 रुपये तक पैसे रहे उस स्टॉक को खरीदने के लिए, समझ रहे हो। नहीं तो अगर आप सारे के सारे पैसे 500 रुपये की लेवल के ऊपर ही खरीद लेंगे, 500 450, और फिर स्टॉक गलती से 300 के ऊपर आ गया, तो आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं बचेंगे आखिरी में, ठीक एवरेज। हाँ। है ना। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, यहाँ से आपको एक रेंज मिल गई कि भाई 300 रुपये आपका मिनिमम होना चाहिए, लेकिन आपको बाइंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, ठीक है। वो ढूंढने के लिए आप क्या करेंगे, हाँ आप इसका अभी जो रिसेंटली जो सबसे हाईएस्ट ईपीएस बना था, अभी रिसेंटली इसका जो हाईएस्ट अर्निंग पर शेयर बना था उसके ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका हाईएस्ट अर्निंग पर शेयर देखिए कितना बना था अभी, ये बना था 33.23 का, ठीक है। सर, मेरा एग्जांपल लो नहीं। हाँ हाँ, इसके बाद लेता हूँ। तो सर। देखिए 33 का आपका ईपीएस बना था, ठीक है। अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ मैंने अभी से क्यों स्टार्ट बाइंग स्टार्ट करी। 33.23 इंटू 18.4, इसका कैलकुलेशन करके आता है 1611 रुपये, ठीक है। ये 611। 611, सॉरी 611 रुपये। इसका मतलब जो स्टॉक है उसके अंदर बाइंग का जोन आपका कितने से कितना होना चाहिए, 611 रुपये से लेकर तो 300 रुपये तक का लोएस्ट, है ना। और इसीलिए आपने देखा होगा मेरे स्क्रीनशॉट के अंदर मेरा जो बाइंग का ये था प्राइस, वो 560 रुपये के पास था, जहाँ पे मैंने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे, राइट। अब इसको आप बाय हाँ किस हाँ। तरह से करते हैं, आपको हर 10% के ऊपर प्राइस, सपोज मैं इतने पे बाय कर रहा हूँ, यहाँ से जैसे ही 10% नीचे गिरता है मैं यहाँ पे और 500 रुपये के ऊपर 10 डालूंगा, ठीक है, 10 डालूंगा, ठीक है। अब गलती से अगर यहाँ से भी नीचे गिर गया मार्केट गिरने की वजह से, तो इतने पे आएगा, फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टोटल इसका डबल डालूंगा, जितना मैंने किया है ना उसका डबल, ठीक है। फिर यहाँ से अगर ये फिर से 420 410 के आसपास गिर जाता है, तो मैं यहाँ पे वापस 20 डाल सकता हूँ, और फिर यहाँ से अगर 10% कैलकुलेट किया तो 360 के आसपास, फिर से मैं क्या करूँगा यहाँ पे इसका डबल, राइट। तो जैसे जैसे ये 300 के पास आएगा, यहाँ पे मेरे अमाउंट खर्चा होते जाएंगे, राइट। और अगर इतना कैलकुलेशन आपने कर लिया तो ये आपको पता चलेगा 1 लाख के आसपास है, राइट। तो यहाँ पे मैंने डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाया कि आपके पास जितने पैसे हैं, 1 लाख अमाउंट तो एक एग्जाम्पल है, इसका मतलब आपके पास 100% पैसे है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, सिंगल सिंगल और फिर डबल, ठीक है। पहला जब इन्वेस्टमेंट किया तब सिंगल करना, उसके बाद में भी सिंगल करना 10,000, फिर उसका डबल कर देना, ठीक है। फिर वापस से जो डबल किया है उसका सिंगल करना, और सेकंड इसमें वापस उसका डबल कर देना। इस तरह से आपका इन्वेस्टमेंट पैटर्न बनना चाहिए। और इस वजह से फिर क्या होगा पता है, आप जब भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तब आपका जो आपने बाइंग स्टार्ट की थी 560 रुपये से सपोज, ठीक है, वो नीचे अगर आप सही में अच्छे से करते रहते हो कंसिस्टेंटली, तो आपका जो बाइंग प्राइस है वो 380 रुपये के आसपास आएगा, 380 या 400 के बीच में। आपका पूरा 1 लाख रुपए का जो बाइंग प्राइस है वो सिर्फ 400 रुपये तक आएगा। और इसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन करना स्टॉक का। और बड़े बड़े जो लोग रहते हैं अमीर, वो इसी तरह से स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। आपको समझ गया किस तरह से वैल्यूएशन निकालनी है आपको कंपनी की इन्वेस्ट करने के लिए। हाँ सर, मैम, क्या आपको समझा ये बात जो मैंने बताई है अभी, क्योंकि जो बात मैंने अभी समझ आप मैंने जो अभी बात आपको बताई है, ये बात आपको यूट्यूब के ऊपर कहीं नहीं मिलेंगी, ठीक है। क्योंकि ये जो बात है
ये इस पूरे मेथड को हम बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, किसी भी स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है ये फाइंड करना, ये इसका पूरा ये है नाम है, इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करना। और बेसिकली जितने भी आप नए नए ट्रेडर देखते हैं, ट्रेडर को तो ये पता ही नहीं है, और जो नए नए इन्वेस्टर्स आए हैं उनको भी इसलिए नहीं पता क्योंकि ये है कैलकुलेशन का पार्ट। ठीक है, जो जो बड़े बड़े एनालिस्ट रहते हैं ना, वो इस तरह से किसी भी स्टॉक का प्रेडिक्शन देते हैं। ठीक है, उसके अंदर बाइंग इस तरह से करते हैं क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं वो, राइट। अब यहाँ पे मैंने आपको जो कैलकुलेशन किया है ये सिर्फ पी रेशो को लेकर किया है। ठीक है, आप इसी तरह से पीवी रेशो को लेकर भी कैलकुलेशन कर सकते हैं कंपनी का। ठीक है, लेकिन आसान आपको पी रेशो ही जाएगा क्योंकि ये अवेलेबल है पब्लिकली, राइट। अब आप अपना कोई एग्जांपल दीजिए, आप बताइए कोई ऐसा स्टॉक जो मैं आपको फाइंड करके बताऊं। जेपी पावर। हाँ, जस्ट अ सेकंड। अब एक और चीज़, बस मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने, ये मेरा वीडियो है, ठीक है। इस वीडियो के थंबनेल के ऊपर मैंने जो यहाँ पे लिखा है, ठीक है, इसका बर्जर पेन का जो टारगेट प्राइस है ये मेरे हिसाब से 850 रुपये। ठीक है, यहाँ पे इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाती है 572 रुपये की, 572 रुपीज़ की इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई। ठीक है, और यहाँ पे इसको 60 के पी के नीचे बाय करना है। ठीक है, ये इस तरह से आपको कंसिडर करना है। अब क्या हो गया, अभी जो करंट बजट पॉइंट की प्राइस है ये हो जाती है 540 रुपये के आसपास। ठीक है, तो क्योंकि ये इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से सस्ते में गिर रहा है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे वैल्यू इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। एक प्रिंसिपल रहता है वैल्यू इन्वेस्टिंग करके, तो क्योंकि आप यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू के से भी सस्ते में खरीद रहे हैं तो आप वैल्यू इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, राइट। तो इसी तरीके से आप भी निकालना आगे। अभी पहले आपका एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, जेपी पावर, ये वाला जयप्रकाश। हाँ जी, प्रकाश पावर। हाँ, आप इसका फंडामेंटल चेक कर लेना, ठीक है। मैं डायरेक्ट आपको प्राइस बताता हूँ। 6.80। और सर, मैंने आपको जो सबसे पहले बताया था वो आपको बताया था कि आपको अगर सही में पैसे बनाने हैं स्टॉक मार्केट में, ठीक है, तो आपको पेनी स्टॉक से दूर रहना है। ठीक है, और जहाँ तक मुझे ये दिख रहा है ये स्टॉक बिल्कुल पेनी स्टॉक है ना। हाँ, तो ये एक नेगेटिव बात है। तो अगर सही में आपको सक्सेस, बेसिकली प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने इसके रीज़न बताया है। तो आप 3 तरीके से पेनी स्टॉक को फाइंड कर सकते हैं। नंबर वन क्या है कि ऐसे स्टॉक जिनके प्राइस सिंगल डिजिट या फिर डबल डिजिट है। ठीक है, ये एक रीज़न हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे सिंगल सिंगल डिजिट है, 6 रुपये का स्टॉक है सर, तो ये हो गया पेनी स्टॉक। ठीक है, सेकंड रीज़न हो सकता है कि इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है ये 500 करोड़ से भी नीचे है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये 4,500 करोड़ का है। ठीक है, तो मतलब अब, हाँ, और तीसरा रीज़न ये है कि इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके अंदर रिटेलर की 50% ज़्यादा की होल्डिंग होगी। देखिए मैं बताता हूँ, इसका देखिए, ये वाला, यहाँ पे मैंने बोला ना पब्लिक के 50% से भी ज़्यादा की शेयर होल्डिंग होगी, तो यहाँ पे डॉट 50% की शेयर होल्डिंग है। ठीक है, यानी कि अगेन ये एक पेनी स्टॉक है। तो इसी रीज़न की वजह से आपको इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट वैसे तो नहीं करना है, बिल्कुल ही अवॉइड करना है। ठीक है, पर फिर भी क्योंकि सर ने पूछा है इसलिए मैं इसका कैलकुलेशन आपको बताता हूँ। देखिए इसका पी रेशो देखिए, इसका पी रेशो सबसे पहले तो यार हाँ 11 का पी है ना, ठीक है। सबसे पहले इसका जो लोएस्ट पी रेशो है वो देखना है। ठीक है, तो अभी आपका जो इसको पी रेशो देख रहे हो
ये अभी तक का इसका लोएस्ट पी रेशो है, ठीक है। अभी 11 का पी रेशो है इसका, राइट। और आप देखेंगे अभी तक इसने कभी भी इतना लो पी रेशो नहीं बनाया। लेकिन आप कभी भी ऐसे स्टॉक के अंदर पी रेशो का कंसेप्ट यूज नहीं कर सकते वैल्यूएशन करने के लिए जिसके पास हिस्ट्री ना हो प्रीवियस। यानी कि आप अगर देखेंगे तो ये स्टॉक के पास हिस्ट्री है ही नहीं। ये 2021 के अंदर लिस्ट हुआ है स्टॉक मार्केट में, है ना। और इसको सिर्फ एक ही साल हुआ, तो आप प्रीवियस ईयर के यहाँ पे कंसीडर ही नहीं कर सकते प्राइस, राइट। लेकिन अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे प्राइस को सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे मैक्सिमम करके प्राइस को सिलेक्ट कर दिया। तो आपको क्या दिख रहा है कि आपको प्राइस की हिस्ट्री कहाँ तक दिख रही है, 2006 तक, ठीक है। लेकिन जब मैंने यहाँ पे पी रेशियो के ऊपर सिलेक्ट किया था तब आपको पी रेशियो की हिस्ट्री यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे पूरा सेक्टर गायब है, फिर वापस दिख रही है, फिर यहाँ पे वापस गायब है, ठीक है। इसका आप रीजन बता सकते हैं मेरे को कि ये सेक्टर के अंदर क्यों गायब है पी रेशियो? इसका कोई रीजन जो भी लगता है इसके फॉर्मूले के हिसाब से बताना। पीई रेशियो, इसको बोलते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ठीक है। तो क्यों इसका पी रेशियो यहाँ पे गायब है, इन दोनों, यहाँ पे और यहाँ पे? क्योंकि देखिए पी रेशियो क्या बताता है कि भाई कंपनी कुछ ना कुछ अर्निंग कर रही है, ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ कमा रही है। अब अगर ऐसी कोई कंपनी है जो कमाने का तो छोड़ो यहाँ पे लॉस कर रही है, तो हम उसका पी रेशियो निगेटिव में नहीं लिखते, उसको जीरो कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो लॉस मेकिंग कंपनी को हम जीरो का पी रेशियो कंसिडर करते हैं, और इसीलिए यहाँ पे कोई पी रेशियो नहीं है। क्योंकि आप अगर ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे ईपीएस जो है, ईपीएस ये -3 का है, यानी कि 2020 तक ये कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी थी, राइट। तो इसी हिसाब से आपको इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, ओके। ठीक है। कोई वही दूसरी, सीखने का था, गलती हुई सी बात है, पहले गलती हो गई तभी गलती सुधारना है ना। अच्छा, कोई दूसरी बड़ी कंपनी ऐसी जो अच्छी नाम है, उसका ब्रांड है और आपको खरीदना भी है, ऐसा कुछ? मैम आप भी पूछ सकते हैं, कोई भी कंपनी जो आपको लगता है कि अच्छी है आपके हिसाब से, सिर्फ आपको उसका प्राइस देखना है कि क्या प्राइस के ऊपर आपको उसको खरीदना है कोई कंपनी ऐसे? है सर, वो पॉली का। कोणता पॉली? पॉलीकैब? हाँ। पॉलीकैब? हम्म। पॉलीकैब कंपनी क्या करती है? उसका भी हर साल 10% 20% बढ़ते ही चल रहा है। हाँ, लेकिन ये कंपनी क्या करती है? वो भी पता नहीं समझा। एग्जैक्टली दैट इज माई पॉइंट। देखिए, जब भी आप किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, तब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि वो कंपनी एक्चुअली में करती क्या है, किस तरह से अपना बिजनेस चलाती है, कहाँ कहाँ से कमाई करती है। हमने जो कल सीखा ना बिजनेस मॉडल, उसके थ्रेड क्या है, वो मार्केटिंग कहाँ से करती है, उसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या क्या है, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तभी आपको उसके अंदर इन्वेस्ट करना है, राइट। तो आपको ये सब ये यहाँ से पता चल जाएगा। तो पॉलीकैब वायर बेसिकली वायर की कंपनी है, राइट। पीवीसी वायर, ये सब वायर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है सर, जो हम सब मिस कर देते हैं जनरली। देखिए, अब इसका प्राइस, अभी करंटली इसका प्राइस कितने पे है? 3000 रुपये पे, ठीक है, 2950। अब देखते हैं इसका, आपको अगर बाय करना है तो इसका प्राइस कितने पे आना चाहिए। तो देखिए अभी ये इस लेवल पे है ना। तो हम पहले तो सपोर्ट फाइंड करते हैं। तो पहला सपोर्ट तो ये रिसेंट सपोर्ट हो गया, राइट। दूसरा ये हो गया यहाँ पे, क्योंकि कंपनी ने कभी भी
इस लेवल के नीचे गिरे नहीं है। ये जो सेकंड लाइन दिखाई है मैंने, इसके नीचे कंपनी का पी रेशो कभी गया नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले 25 का एक पी हो गया रेंज के लिए, 25 का पी। ठीक है, और सबसे नीचे का यहाँ पे पी रेशो हो गया ये वाला। ठीक है, जो हो गया 15 का पी। यानी क्या, आपको अगर ये दिख कंपनी रहा है ना सर को? दिख नहीं रहा? चार्ट में दिख रहा है। ओके, दिख रहा है अब? अभी ये डिस्प्ले दिख रहा है फकत पॉलीकैप इंडिया उतना। नहीं नहीं, ये नहीं दिख रहा है क्या चार्ट जो मैं दिखा रहा हूँ? नहीं चार्ट, नहीं चार्ट नहीं। मैम आपको दिख रहा है क्या? दिख रहा है अच्छा, ये पॉलीकैप वाला ना, ये दो। हाँ हाँ, ये ब्लू चार्ट। सर एक बार वो चार्ट नहीं चार्ट नहीं दिख रहा है क्या? नहीं नहीं, ये नहीं हाँ नहीं। अभी दिख रहा है हाँ सर, अभी दिख रहा है। ओके, अब दिख रहा है। तो देखिए ये चार्ट के अंदर ना, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे रिसेंट जो लो है, ये पी रेशो के जो लो है वो नोटिस करना है। ठीक है, तो एक तो सबसे ज्यादा लो हो गया ये वाला लेवल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक और दो, ये दो बार यहाँ पे इसने लो बनाया पी रेशो का, और ये वैल्यू कितनी की होगी तो हम देखते थोड़ी देर में। और सेकंड आपको मिल जाएगा ये वाला, क्योंकि ये वाला एक लेवल है जहां से नीचे कभी इसका पी रेशो गिरा ही नहीं है। ठीक है, तो आपको इस दोनों का पी रेशो नोट करना है। कितने का है मैं नोट कर लेता हूँ, 13.5 होल्ड कर। और 25। ठीक है, एक हो गया 13.5 और दूसरा साइड हो गया 25। ठीक है, 25। अब सेकंड स्टेप क्या है, आपने पी रेशो दोनों नोट कर लिया, एक रेंज नोट कर लिया। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या हुआ, आप यहाँ पे ईपीएस देखेंगे, जो रिसेंटली कंपनी की ईपीएस है। ठीक है, आप करंटली जो ईपीएस है उसको कैलकुलेट देखेंगे। तो वो देखने के लिए मैं यहाँ पे करंट में जाता हूँ, और करंट में यहाँ पे ईपीएस है 78 की। ठीक है, 78 की ईपीएस है, और इसके हिसाब से फिर मैं अभी कैलकुलेशन करता हूँ। ठीक है, मैं अभी इसका कैलकुलेशन करता हूँ इसके हिसाब से। तो देखिए 78 की ईपीएस है इंटू 15 का मेरा ये था लोएस्ट पी रेशो। तो ये स्टॉक का जो लोएस्ट वैल्यू है जहाँ पे आपको इसको बल्क बाय करना है, ठीक है, वो होना चाहिए 1170 रुपये। अभी प्राइस शुरू है 2930-40 रुपये। ठीक है, अब आप बोलेंगे यहाँ पे तो यार इसके लिए तो इसको 60% नीचे गिरना पड़ेगा, है ना, और ये तो 60% कभी हाँ गिर ही नहीं सकता है। तो बिल्कुल सही है, हो सकता है कि ये 60% कभी ना गिरे। ठीक है, लेकिन ये भी हो सकता है कि किसी रीजन की वजह से ये स्टॉक 60% नीचे गिर जाए, क्योंकि अपन बोल नहीं सकते ना कब कोविड-19 आ गया, कब क्या आ गया। तो अपने को प्रिपरेशन हाँ। इस वाले लेवल के हिसाब से करके चलनी है। ठीक है, ताकि अपने पैसे खत्म ना हो। हाँ, सेकंड क्या हो गया, यहाँ पे मैंने 15 के हिसाब से किया। अगर यही कैलकुलेशन में यहाँ पे 25 के हिसाब से करता, जो हमारा सेकंड लेवल था, 78 सॉरी, 78 इंटू 25, तो ये सॉरी 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 78 इंटू 25 विच मीन्स 1950। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको ये स्टॉक को अगर खरीदना है बेसिकली, तो आपको खरीदने की रेंज क्या होनी चाहिए, 1950 से एक तो लेकर 1700 तो 1950। 2000 से लेके, तो आप इसको 1200 रुपए के बीच में खरीद सकते हैं। ठीक है, लेकिन 2000 से पहले आपको एक भी पेमेंट नहीं करना है इसको। ठीक है, अब हो सकता है ये 2000 का लेवल आने के लिए कुछ टाइम लग जाए, कुछ महीने कुछ साल लग जाए, लेकिन ये वाला मतलब जो वैल्यूएशन है ये अगर आएगा तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बना सकते हो। अगर आप उसको 2900 रुपये के ऊपर खरीद लेते हो, ठीक है, तो हो सकता है कि आप उसका हायर वैल्यूएशन के ऊपर खरीद लो और वो गिर के नीचे आ जाए। ठीक है, अब मैं इसका प्राइस का चार्ट लगाता हूँ, तो देखिए ये स्टॉक जो है ये गिरा ही नहीं है बहुत टाइम से, पिछले 2 साल से, मतलब 2020 से। तो ये स्टॉक के अंदर कोई नीचे गिरावट ही नहीं है ये, राइट। तो हाँ। यहाँ पे बिल्कुल हो सकता है कि ये स्टॉक जितना ऊपर जा रहा है ना, इतना नीचे भी गिर जाए। ठीक है, क्योंकि हो सकता है इसकी अर्निंग चेंज हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ये बात आपको एक नोट करनी है। इस तरह से आप लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ढूंढते हैं। ठीक है, ओके।
हाँ, और ये आपको रिवाइज करते रहना है, यानी कि मैंने जो आज आपको बोल दिया कि भाई 2000 की लेवल जो है ये आपको यहाँ से स्टार्ट करना है भाई, लेकिन ये चीज़ आपको चेंज करनी है। पता है कब करनी है? हर 3 महीने के अंदर आपको एक बार चेंज करनी है। रीज़न ये है क्योंकि हर 3 महीने के अंदर हर कंपनी के रिजल्ट आता है, और रिजल्ट के अंदर उसने अगर अच्छा परफॉर्म किया है तो आपका प्राइस ऊपर चले जाएगा, है ना, 2000 से लेकर 2200 हो जाएगा सपोज। और अगर खराब परफॉर्म किया है तो ये वापस यहाँ से नीचे आ जाएगा, राइट। नीचे आया तो एवरेज मारने का, ऊपर गया तो नहीं करना। एग्जैक्टली ऊपर खरीदने का ही नहीं है अपने को। हाँ उसका। तो इसी तरीके से आप अच्छे से स्टॉक फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि अब इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि भाई पहला तो अगर स्टॉक यहाँ पे नीचे गिरते रहा, ठीक है, अभी 3000 का है, हाँ, यहाँ से गिर के 2000 पे आ गया, तो लोग यहाँ पे डर जाएंगे कि भाई यहाँ पे 30% क्रैश कर गया, ठीक है। लेकिन आपको तो पता था कि 2000 के ऊपर तो आ सकता है, तो आपने तो इन्वेस्ट ही नहीं किया, तो आपके लिए पहली खुशी की बात कि भाई आप पहली इन्वेस्टमेंट अब करोगे, ठीक है। उसके बाद कुछ बहुत बुरा हो गया और ये स्टॉक गिर गिर के यहाँ पे आ गया 1200 रुपये तक, हाँ, तो जो भी लोग यहाँ पे खरीदे होंगे 3000 के ऊपर, उनका यहाँ पे 60% माइनस में दिखा रहा होगा, ठीक है, ये माइनस में होंगे 60%। लेकिन क्योंकि आप खरीदना अभी स्टार्ट कर रहे हो, मतलब ये रेंज के अंदर, तो आप जब तक ये स्टॉक वापस 3000 के ऊपर जाएगा तब तक आपके पैसे ऑलरेडी 2 गुना हो गए होंगे, ठीक है। और इसीलिए जो अडानी कंपनी है, अडानी इंटरप्राइज की बात करता हूँ अपने, प्रैक्टिकल आपको एग्जांपल बताता हूँ कि क्यों ऐसा हुआ। देखिए, यहाँ पे नीचे आते हैं, यहाँ पे प्राइस को छोड़ देते हैं। प्राइस देखिए कितना ऊपर से कितना नीचे गिरा, 4170 का हाई था, और अभी करंटली इसने लो बनाया था 1070 रुपये का। अगर आप देखेंगे तो 75% की गिरावट हो गई है अडानी इंटरप्राइज के अंदर हाई से, ठीक है। अब अपन इसका पी रेशो देखते हैं, राइट, मैक्सिमम। तो पिछले 5 साल के पी रेशो के अंदर अभी आपको क्या दिख रहा है इस चार्ट के ऊपर? बस क्या दिख रहा है? ये पी रेशो है इसका। क्या दिख रहा है आपको कि ये जो वैल्यू है, ये जो पी रेशो है, ये अभी तक का इसका हाईएस्ट पी रेशो है, मैं बोल सकता हूँ ये, है ना, ये इसका हाईएस्ट है वैल्यू। और अपने को हमेशा इन्वेस्टमेंट कितने पे करनी चाहिए? लोएस्ट पे करनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो गया, ये पहला रेंज, ये सपोर्ट का पहला रेंज, ठीक है, ये दूसरा रेंज, और अगर बहुत ही खराब सिचुएशन आ गई तो ये तीसरा रेंज, ठीक है। अब अपन इसके हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे, राइट, ऊपर के 2 लेवल के हिसाब से। देखिए, मैं आपको इसका असली वैल्यूएशन दिखाता हूँ जिसके ऊपर ये खरीदने लायक बन सकता है। तो सबसे पहले 27 पॉइंट 23। 27.7, हाँ 27। हाँ ये हो गया पहला पी रेशो, ठीक है। फिर अपन आएंगे और इसका नीचे का लो देखेंगे, तो ये हो जाता है कितना, 11 का, 11.7। ठीक है, 11.7। तो ये नंबर आप याद रखना है, 28 और 12, ठीक है। इसके हिसाब से अपन इसका कैलकुलेशन करते हैं। इसका ईपीएस कितना है आपको नोट करना है, अर्निंग पर शेयर कितना है ये नोट करना है। तो अभी जो हाईएस्ट अर्निंग पर शेयर है मैं वहाँ पे लेके जाता हूँ। तो अभी करंटली जो इसका अर्निंग पर शेयर है वो शुरू है यहाँ पे 6 रुपये का, ठीक है। लेकिन मैं समझता हूँ कि 6 रुपये अभी चालू है, जान दो, इसका हाईएस्ट देखते कितना था, ठीक है, वो था 11, ताकि अपन एक कैलकुलेशन कर पाए, राइट, 11। तो अब अपन कैलकुलेशन करते 11 के हिसाब से। देखिए, यहाँ पे 11.15 का अर्निंग पर शेयर है, इनटू अपना नीचे का कितना था, 11.8 का पी रेशो था। तो आपको अडानी इंटरप्राइज को बल्क बाय करना है कब? अगर कंपनी अच्छी है तो इस वैल्यू में, ठीक है, इस वैल्यू में आपको इसको बल्क बाय करना है, नंबर 1, ठीक है। सेकंड चीज़, आपको इसको बाइंग कब से स्टार्ट करनी पड़ेगी? तो वो करनी पड़ेगी 11.8 इंटू कितना था प्राइस, 28, 27। 28 इंटू 11.8 विच मीन्स 330, ठीक है। मतलब अडानी इंटरप्राइज अगर गलती से भी आपको खरीदना है
तो 330 के ऊपर तो बिल्कुल ही नहीं खरीदना है, ठीक है। और गलती से 330 के नीचे आ गया तब आपको यहाँ पे बाइंग स्टार्ट करनी है, क्योंकि कंपनी अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, बहुत बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। और ये तो अभी कितना प्राइस चल अभी 1000, अभी 1200 रुपये के ऊपर है, राइट। तो रहा है? तो नीचे आने बहुत टाइम था। एग्जैक्टली exactly, तो अभी अपने को क्या दिख रहा है कि ये स्टॉक जो है ये 1200 रुपये पे भी ओवर वैल्यूड है, बोले तो ये 300 रुपये या 150 रुपये के ऊपर भी आ सकता है। तो अपन जब ऐसे कैलकुलेशन करते हैं तब अपन ऐसे फ्रॉड कंपनीज के अंदर फंसते नहीं है, अपने पैसे बर्बाद नहीं होते हैं, ठीक है। ये एक सबसे बड़ा फायदा है इन्वेस्टमेंट आपको सीखने का, नहीं तो अडानी के अंदर सर बहुत सारे लोग फंस गए। हाँ बोलिए। ऐसे इक्विटी में भी ऐसाच होता है क्या? कैसे? समझ लो आपण एखादा इक्विटी रहता है, समझे BPCL 3200 हम्म, PEP, ऐसा जो रहता है इक्विटी। वो फ्यूचर एंड ऑप्शन है। हाँ, वो वो इसके इस पे डिपेंड रहता है क्या? नहीं। नहीं 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 नहीं, वो ट्रेडिंग का बिल्कुल ही अलग हो गया। ये सिर्फ मैं ओके। आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बता रहा हूँ। अब इससे क्या होगा, हाँ वो बात। आपका अगर गलती से प्राइस, जैसे कि अपन ने पिछले इसमें आरती इंडस्ट्री में देखा कि 300 का बाइंग लेवल था लोएस्ट, ठीक है। तो पहली चीज आप हाँ। प्रिपरेशन में रहते हो कि भाई प्राइस 300 रुपये तक गिर सकता है, तो आप डरते नहीं हो गिरावट से, ठीक है, क्योंकि ये सब आपके कैलकुलेशन के हाँ। अंदर पहले ही रहता है। सेकंड, आप यहाँ हाँ, पे 5 साल का डिपेंड मिलता। हाँ सेकंड आप यहाँ पे प्रिपरेशन करके रखते हो पैसे की, कि भाई पैसा कम नहीं करना चाहिए, है ना। और थर्ड, आपका कभी लॉस नहीं होगा, क्योंकि अगर 300 के ऊपर आप खरीद भी लेते हो तो 300 से नीचे जाने का बहुत कम चांसेस रहता है, हो सकता है 270 तक चले जाए, लेकिन सिर्फ 10% का लॉस है। लेकिन अगर यही है बात, आप 500 रुपये के ऊपर खरीद लेते तो आपके 40% लॉस में रहते, ठीक है। तो आपका लॉस कम होता है इससे। ओके। तो ये इस तरह से आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। सर अभी अदानी का क्या रिजल्ट बता रहा है? अडानी सर कुछ ही काम का नहीं है, अभी तो और गिरने वाला है। और टेम्परेरी स्टेबल ऐसा दिखा रहा है, 1500 का प्राइस है अभी। लेकिन जैसे कि हमको वैल्यूएशन दिख रही है, वैल्यूएशन के हिसाब से ये स्टॉक को 1500 से नीचे गिरना ही है और 500 या 300 रुपये तक आना ही है, ठीक है। चाहे ये फ्रॉड निकले जब चाहे लेने नहीं को निकले, ये लेने के लिए आपको समझ लो हाँ हाँ, 300 रुपए नहीं तो 500 तक आए तो लेना ही कि नहीं? वो सब डिपेंड करता है हमने जो अभी तक देखा है कि किसी भी कंपनी को कैसे सिलेक्ट करना है लॉन्ग टर्म के लिए, है ना। अगर वो सारे ही हम्म। क्राइटेरिया आपके फुलफिल करता है तो आपको ये लेना है। लेकिन अगर उसमें से कोई भी एक मेजर क्राइटेरिया ये खत्म कर देता है, मतलब फॉलो नहीं करता है, तो आपको इस स्टॉक को नहीं लेना है, ठीक है। ओके। अब कल का दिन जो है, कल से अपन ट्रेडिंग का स्टार्ट करने वाले, ठीक है, चार्ट पैटर्न एक्चुअली में, ठीक है। वही बात बस। लेकिन इससे पहले मैं आपको कल क्या बताऊंगा, कल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या बताऊंगा, कि ये जो चेक लिस्ट हमको बनानी है, नंबर 1 नंबर 2, ठीक है, ये चेक लिस्ट में आपको एक एक करके बताते जाऊंगा, ठीक है। आप वही और पेन पेपर लेके बैठना, नंबर 1 नंबर 2 ऐसे लिखते जाना, ठीक है। और आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी ही है। अगर इसमें से कोई एक चीज़ भी आपने फॉलो नहीं करी, जैसे कि अभी आपने मेरे को एक स्टॉक पूछा था जो 6 रुपये का था, है ना। तो हमारे शेयर हम्म। होल्डिंग पैटर्न के अंदर ही आ गया था कि आपको किसी भी ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना है जो रिटेल जहाँ पे ज़्यादा ये करता है इन्वेस्ट, है ना। किसी भी पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं वो करना है। तो ये वाला तो वैसे वो कैंसिल हो कैसा गया था। रखा है अभी जो मालूमात नहीं थी करके वो क्यों गए बस। अच्छा, तो यही, ये सारे आपको रूल अगर आप फॉलो करते हो जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, तो उसके बाद मैं आपको गारंटी से ये बता सकता हूँ कि आपका इन्वेस्टमेंट के अंदर अगर आप कोई भी स्टॉक खरीदो और उसको 2 या 3 साल से ज़्यादा होल्ड करो, तो आपको ज़िंदगी में कभी लॉस नहीं होगा, अगर ये चीज़ आप फॉलो करो तो, ये रूल्स, ठीक है। हाँ। हम्म। अभी और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो अपन कल ये करेंगे कंटिन्यू। कल क्या है अपना भी? कल बस आपको ये सारे पॉइंट बताऊंगा मैं, सबसे पहले तो कि आपको क्या फॉलो करना है लाइन बाय लाइन, ठीक है। आपको यहाँ पे नंबर्स बताऊंगा, क्या नंबर्स होने चाहिए क्या नहीं होने चाहिए, सेकंड चीज़।
उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे ट्रेडिंग के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में सीखना, है ना। फिर अपन प्रॉपरली चार्ट के ऊपर जाएंगे, चार्ट पे सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू। आप लीव कर सकते हैं। ओके मैम, आप भी लीव कर सकती हैं।